देखो क्योंकि ये बाइक अफोर्डेबल थी, ये हाथ लग गई देश के छपरियों के जो उल्टे सीधे बालों का कलर। तो 100 ग्राम टैग में 93 ग्राम शुगर है। 24,000 करोड़ का भाई उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। नेटफ्लिक्स क्यों बदल गया? नेटफ्लिक्स आज क्यों 200 बिलियन 16 लाख करोड़ की कंपनी बन गया? सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बस एक चीज बोलना चाहता हूं भाई, चैप्टर में गहराई से पढ़ाऊंगा, हर चीज को केस स्टडी से कनेक्ट करूंगा और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में तो मजा ही आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। ऐसे एग्जांपल्स दूंगा क्योंकि भाई मेरा सपना है जैसे मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंच पाया ना, तुम भी एसआरसीसी या कोई और टॉप कॉलेज एटलीस्ट पहुंच पाओ, और वो गहराई से पढ़ने से होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी खास, बाकी सब बकवास। बोर्ड सीयूईटी दोनों में एनसीईआरटी से ही लैंग्वेज से क्वेश्चन बन के आते हैं। एंड लास्ट चीज, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है बीएससी 75 पार, जाके ज्वाइन कर लो, मेरे से डायरेक्ट तुम बात पर बात कर सकते हो। आप लोगों के लिए कैश प्राइज मीम कॉम्पिटिशंस होते हैं और सारा मटेरियल दूंगा जो रिक्वायर्ड है 75 प्लस स्कोर करने के लिए बिजनेस स्टडीज में। देखो अब यहां पे लगेगा कट, मैं आऊंगा नए कपड़ों में। लेट्स स्टार्ट। चलो भैया अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यार, मैं कहता हूं बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक बार ही भूल जाओ। मैं तुम्हें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग की स्टडी दिखाता हूं। हुआ क्या देश में पिछले 2023 में, भाई एक दिन सरकार उठती है और आके कहती है कि भाई जितनी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है देश में सबको 28% जीएसटी देना है और आई गेस 20 या 30% टीडीएस लेना है अपने सारे कस्टमर से। अब इसमें एक और ट्विस्ट था, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम अगले आगे आने वाले टाइम में जीएसटी लेना चालू करो। उन्होंने कहा पिछले 2-3 साल का जितना भी जीएसटी था ना, जितनी भी अमाउंट तुमने कलेक्ट किया उन सब पे जीएसटी भरो। और इस चक्कर में 40,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, सरकार ने खड़े खड़े टैक्स नोटिस भेज दिया आपके ड्रीम 11 को। और उसमें ड्रीम 11 की सबसे मजे की बात, उनकी वैल्यू जो कंपनी की ना वो ऑलमोस्ट है ही 60 to 70,000 करोड़ की रेंज में, और 40,000 करोड़ की उन्होंने टैक्स भरने को कह दिया। मतलब सरकार का काफी बेतुका डिसीजन लगा मुझे भी ये। ठीक है, पॉइंट क्या है यहां पे? देखो ड्रीम 11 जो है वो अपना खड़े खड़े एक दिन बैठे हुए, वो अपना मस्त अपना धंधा कर रहे हैं, सारे लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, मस्त काम चल रहा है। सरकार एक रात आती है और कहती है 40,000 करोड़ रुपए दे दो। भाई ये क्या है? इसमें तो कोई उनकी गलती नहीं थी, इसमें तो कोई उनका कंट्रोल नहीं था। सरकार को बेटिंग ऐप को रोकना है वो पहले बोल देते, वो आगे से टैक्स लगाते, पर ये तो इन्होंने इनकी हरासमेंट कर दी। ठीक है, अब क्या है यहां पे? यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? अब जरा बुक की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशन, फोर्सेस एंड इंडिविजुअल एंटिटीज जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, उनको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बट दैट मे अफेक्ट इट परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस एज वन पुट्स इट। ठीक है भैया, आपका मैं यहां पे समझाता हूं और अच्छे से। ये मानो अर्थ है, इसमें ये हमारे सारे 7 कॉन्टिनेंट, माइनस कर दो अपना बिजनेस। ठीक है, अब इस अर्थ में जितनी भी वो चीजें हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस के कंट्रोल में क्या है? उसके एम्प्लॉयज, उसकी मशीनरी, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके डिसीजन, पर उसके कंट्रोल के बाहर वो सारी चीजें वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब समझो अब इसमें ना क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस। ठीक है, इन सबको भी हम समझेंगे, पर मेन चीज यहां पे जो याद करने वाली है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे बिजनेस एनवायरनमेंट के। भाई ये याद कर लेना, एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिख के आना, भाई आपको अच्छे नंबर देगी एनसीईआरटी चेकर आपका। ठीक है, क्या क्या आता है? इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। कॉम्पिटिटर्स हमारे कंट्रोल के बाहर है। गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर, कोर्ट, मीडिया, ये सब लोग हमारे कंट्रोल के बाहर है एज अ बिजनेस, पर ये सब लोग हमारी एक्टिविटी को, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे रिजल्ट्स को इंपैक्ट करते हैं, और ये सब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें जो पहले वाला फीचर है ना, ये सबसे एंड में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड फीचर जो कि कहता है स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। इसका क्या मतलब है? बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं, जनरल फोर्सेस भी होती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, पर
उनसे हम डे टू डे टच में होते हैं और उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जरा हर्षद मेहता का स्कैम याद करते हैं। हर्षद मेहता ने जब स्कैम किया था उसमें 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और उसमें 100 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ एसबीआई के साथ हो गया था। एसबीआई बैंक के 100 करोड़ रुपए उसने अपने बैंक के एग्जीक्यूटिव्स के साथ सेटिंग करके और डॉक्यूमेंट में घोटाला करके 100 करोड़ का लोन ले लिया था और वो वापस ही नहीं भरा था, ठीक है। अब ये क्या है, एक तो पहली चीज वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि भैया वो कस्टमर था, उनका कस्टमर उनके पैसे लेके भाग गया, ठीक है। पर वो स्पेसिफिक फोर्स था एसबीआई के लिए, क्यों? क्योंकि वो उसके डायरेक्ट टच में था और उनसे वो डायरेक्ट बात कर सकते थे और वो डे टू डे उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। बट यहीं पे जनरल फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे हमने ड्रीम 11 का केस लिया कि भाई सरकार ने सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स पे जीएसटी लगाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम 11 पे लगाया, सब पे लगाया। और साथ ही साथ जो टैक्स नोटिस है, मैंने तो चलो आपको न्यूज आर्टिकल ड्रीम 11 का भेजा, उन्होंने सबको ही भेजा था, ठीक है। तो सरकार के लिया हुआ ये डिसीजन एक जनरल डिसीजन है, ठीक। तो क्या है, अब समझो, स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, ठीक है। डे टू डे वर्किंग में वो इमीडिएटली और डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एग्जांपल यहां लिखे हुए हैं, याद कर लेने हैं चारों एग्जांपल। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल हैव इंपैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइज एंड दस मे अफेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म ओनली इनडायरेक्टली, ठीक है। ये सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं एंड मे इफेक्ट ओनली इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मे लिखा हुआ है यहां पे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है जनरल फोर्सेस। अब हम अगला एग्जांपल पढ़ते हैं, इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। देखो हमने जैसे पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट में कई तरीके के लोग होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी होता है, कंज्यूमर होता है, टेक्नोलॉजी होती है। अभी हम इनको और ढंग से पढ़ेंगे, पर यहां पे क्या कहा गया है, ये जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। और क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं और बिजनेस को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा इससे। देखो यहां पे हमारे पास एक जेन्युइन रिपोर्ट है कि वर्ल्ड में जो पीसी सेल्स है, जो पर्सनल कंप्यूटर की सेल थी 2010 में 157 मिलियन थी, पर अब वो गिरकर हो चुकी है 2025 तक एक्सपेक्टेड 70 मिलियन पहुंच जाएंगी, यानी 50% से भी ज्यादा का जो है डिक्रीज है। अब ये क्यों हुआ है? लोग कंप्यूटर्स क्यों नहीं लेते घर में? क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते बढ़ते आ गए स्मार्टफोन्स पे। तो अब देखो क्या हुआ, मानो तुम्हारी एक दुकान है जिसमें तुम कंप्यूटर बेचते थे, ठीक। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे साथ ये हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से आप लोगों के जो है स्मार्टफोन आ गए मार्केट में। अब स्मार्टफोन आए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उससे क्या हुआ, सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया, सोसाइटी में चेंज आ गया। कैसे? भाई लोगों को स्मार्टफोन्स यूज करने की आदत पड़ गई और वो अब पीएफसी यूज करना ही नहीं चाहते। तो अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से सोसाइटी में चेंज आया। अब वो सोसाइटी के चेंज की वजह से तुम्हारा बिजनेस धंधा भैया चौपट हो गया, ठीक है। तो ये एक एनवायरनमेंट ने दूसरी चीज को फर्क डाला, टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी में फर्क डाला और इससे तुम्हारे ऊपर फर्क आ गया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आ जाता है बहुत सिंपल सा हमारा डायनामिक नेचर। पॉइंट ही सारा ये है, हम जो ये सब पढ़ रहे हैं ये पॉइंट ही यही है कि भाई आपका डायनामिक नेचर होता है। डायनामिक बिजनेस स्टडीज से पहले मैं क्या बोलता हूं, इंग्लिश सीख के। डायनामिक का क्या मतलब है? कोई चीज जो हमेशा बदलती रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन दैट कीप ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन, शिफ्ट्स इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, बट ये एवर चेंज होता रहता है। जैसे देखो तुम्हें शायद पता ना हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। इलॉन मस्क का एक कंपनी है जिसने की अपना एक निकाली है टेलीपैथी चिप। न्यूरालिंक इनकी एक कंपनी है जो कि लोगों के ब्रेन में एक चिप फिट कर रहे हैं, टेलीपैथी। ये चिप पता है क्या करती है? अगर तुम्हारे दिमाग में लग जाए तो भाई तुम कंप्यूटर, फोन, ये सारी चीजें ना अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। इसकी पहली सर्जरी हुई है, अभी एक्सपेरिमेंट में है, ठीक है। तो देखो समझो, पहले पीसी यूज होते थे, फिर फोन यूज होने लगे हैं। अब आगे 10, 15, 20 साल बाद शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम अपने हाथ ही नहीं हिला रहे होंगे, दिमाग से काम चल रहा होगा। तो अब इस बात को समझो, इसका क्या मतलब हुआ? टेक्नोलॉजी कितनी डायनेमिक है, चेंज हो जा रही है। अब मानो तुम एक गेम डेवलपमेंट कंपनी हो, तुम गेम्स बनाते हो। पहले तुम पीसी के लिए बनाते थे, अब तुम फोन्स के लिए बनाते हो। कुछ टाइम बाद तुम ह्यूमंस के लिए बना रहे होगे कि भैया तुम दिमाग से गेम खेल लो, ठीक है। वैसे कुछ लोग खेलते भी हैं।
अब अगला आता है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही भयंकर है, प्रिडिक्ट करना, तुम्हें नहीं पता कब क्या हो जाए। अब इसका सबसे प्यारा एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ है। मोदी जी भैया लक्षद्वीप गए थे और बैठे बैठे, मानो तुम्हारा लक्षद्वीप में एक रिजॉर्ट है, तुम्हारा रिजॉर्ट चौपट होने वाला है, तुम बंद करने वाले हो, तुमने बस गिव अप कर दिया था, अगले महीने तुम बंद कर रहे थे। मोदी जी गए लक्षद्वीप, उन्होंने डाली फोटो और 3400% इंक्रीज हुआ है लक्षद्वीप के सर्चेस में। मेक माई ट्रिप ने, ईज माई ट्रिप ने ये चीज बताई है, ठीक है, मेक माई ट्रिप ने, सॉरी, ठीक। अब क्या है, आपको पता ही नहीं, बैठे बैठे आपका धंधा भाई सब हो गया डबल ट्रिपल 4 गुना, ठीक है। आप जो चीज बंद करने वाले थे वो आप मस्त चलाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, पता ही नहीं क्या हो जाए। और सोचो जिन रिजॉर्ट ओनर्स का जो मालदीव में बैठे थे, इसकी भी रिपोर्ट आई थी, कम से कम 5-6 गुना उनकी बुकिंग्स घट गई थी। तो ये क्या है, ये यही तो है भाई, पता ही नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो ये चीज तो देखो लक की बात होती है, ये नहीं पता हमें क्या हो जाए, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एज इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री, ठीक है भाई। और स्पेशली उन केस में जहां पे बहुत तेजी से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये सारा पुराने पॉइंट्स का ना सम अप कर रखा है। देखो हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, डायनामिक होता है, इंटर रिलेटेड होता है। इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट हद से ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। भाई इतनी चीजें होंगी तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना। अब यही लिखा हुआ है, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड, जो हमने पढ़ा फोर्सेस, ठीक है, डायनामिक कंडीशन ये भी पढ़ा, फोर्सेस व्हिच आर अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वही अनसर्टेनिटी की बात हो गई। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट एन गिवन एनवायरनमेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड एनवायरनमेंट is a complex phenomena that is relatively easier to understand in part but difficult to grasp in its group। मतलब क्या है, देखो अगर आप एक आधी चीज को समझोगे, अगर आप एक चीज को समझ लो तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आता है। जैसे आप बिजनेस चला रहे हो, आप देख सकते हो, देखो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको आप इस चीज को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप कहीं ना कहीं क्लियरली देख सकते हो कि मोदी जीतेगा, बीजेपी सरकार जीतेगी, ठीक है। देखो मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं किसी की पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं ले रहा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो अभी ओपिनियन पोल्स है, जो सेंटिमेंट है, वो जीतेगा। तो एज अ बिजनेस आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि भाई इस चीज को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी सरकार के अंडर जो शेयर मार्केट है वो बहुत प्रॉस्पर करती है, तो उस हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। तो भाई ऐसे आप एक चीज को तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर अगर आप सोचने बैठो सारी को कि भाई अगर मोदी जी पॉलिटिक्स जीत गए अपना इलेक्शन, तो भाई वो टेक्नोलॉजी पे क्या फर्क आएगा, सोसाइटी पे क्या फर्क आएगा, उस सबसे मेरे ऊपर क्या फर्क आएगा, और आप सारी चीजों को मिलाकर सोचोगे ना तो कुछ नहीं निकल पाएगी कंक्लूजन, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, रिलेटिविटी। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है। देखो आपको बिजनेस स्टडी से पहले हिंदी इंग्लिश समझनी है, ठीक है। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, मानो तुम्हारी इनकम महीने की है 50,000 रुपए, ठीक है। अब अगर तुमको मैं कहूं तुम अमीर हो या गरीब, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तुम्हारी सोशल स्टेटस क्या है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं तुम्हें लेके कहूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो तुम एक मिडिल क्लास में आया होता है 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी के साथ। बट अगर हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई तुम मिडिल क्लास छोड़ो, तुम बिल्कुल लोअर, मतलब एक बेयर मिनिमम जीने वाले पे होगे, तुम्हें शायद घर भी तो हम अफोर्ड ना कर पाओ इतने पे। तो क्या है, तुम्हारी इनकम रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और अगर तुम इसी पैसे को ले जाओ भाई किसी अफ्रीकन कंट्री में, तुम वहां पे अमीर हो जाओगे। तो सेम चीज डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर कि उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन फ्रॉम रीजन, ठीक है। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री डिफर करता है हर बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पहली बार एनसीईआरटी में देखा है कि साड़ी की सेल है ना, वो इंडिया में तो बहुत अच्छी होगी पर फ्रांस में कुछ भी नहीं होगी। वही सेम बिजनेस इंडिया में बहुत पैसा कमा रहा होगा, फ्रांस में कुछ भी ना कमाए, क्योंकि फ्रांस में वही साड़ी का काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या फायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का, देखने का, एक मैनेजर के लिए या कंपनी के ओनर के लिए। सबसे पहली चीज देखो, मैं अब इसको पढ़ाने से पहले एक बात बोल दूं, अगर तुम यहां तक आ गए हो ना, तो भाई तुम्हें पसंद तो आ रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें अच्छे से केस स्टडी दिखाई है, तुम्हें देख तो लिया किस तरीके से पढ़ाता हूं। भाई मेरा सपना है मैं 10,000 बच्चों को पढ़ाऊं, और मेरे लास्ट वाले लेक्चर में तो भैया कॉपीराइट
क्लेम लग गया था, उस चक्कर में वो वीडियो डिमोनेटाइजेशन हो गई। मेरे को पैसे से फर्क नहीं है, पर रीच खत्म हो गई। इस वीडियो में 20-30 व्यूज आए थे। तो भाई तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, तुम बस इतनी मेहनत कर दो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता दो कैसी लग रही है, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर लो, अपने दोस्तों के, अपने ट्यूशंस के, स्कूल के। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ठीक है, चलो अब क्या फायदे देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला क्या है, इट एनेबल फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो फर्म, जो मैनेजर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है ना, वो उसको अपॉर्चुनिटी देखने का मौका देता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो ले पाता है। ठीक है, अब सबसे बढ़िया एग्जांपल यहां पे है, तुम्हें शायद ये बात पता ना हो, यूट्यूब का जो ओनर है वो गूगल है। गूगल ने यूट्यूब को लगभग 2005 में या 10 के आसपास खरीदा था। और मैं तुम्हें सबसे मस्त चीज दिखाऊं यहां पे, ठीक है, एक सेकंड रुको, इस आर्टिकल को करते हैं हम बंद। सबसे मस्त चीज मैं तुम्हें दिखाऊं, यूट्यूब की सिर्फ और सिर्फ 2020 में यूट्यूब से गूगल ने $20 बिलियन कमाए थे। ठीक है, $20 बिलियन समझते हो कितने हो गए? 1 बिलियन में 8,000 करोड़, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। 1.5 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब से कमाए हैं गूगल ने। और पता है गूगल ने कितने में खरीदा था यूट्यूब को? सिर्फ $1 बिलियन में, यानी सिर्फ 8,000 करोड़ में पूरी कंपनी खरीद ली और साल का 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भैया गूगल ने स्मार्टनेस ही तो दिखाई थी। गूगल ने क्या देखा कि यार ये ना उस टाइम 2005 से 10 के पीरियड में ना इंटरनेट की स्पीड बढ़िया हो रही थी। ठीक, तो गूगल ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि यार लोग अब ना टेक्स्ट बेस्ड तो सर्च करते ही हैं, हमारे पास सर्च कर ही रहे वेबसाइट, बट अब लोगों के पास इंटरनेट तेज हो गया है, तो वो वीडियो में कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। और वीडियो में ना इजी होता है, चीजों को समझना, देखने में ज्यादा फन होता है। तो उन्होंने देखा कि यार या तो हम अपना खुद की यूट्यूब एक वीडियो साइट बनाए जहां पे लोग वीडियो सर्च कर पाए। पर उन्होंने देखा यूट्यूब नाम की एक वेबसाइट बन के आई है और वो खुद ही ये चीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने जाके खरीद लिया, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, क्योंकि यूट्यूब पहली कंपनी थी वर्ल्ड की जो कि एक प्रॉपर मायने में थी, जो कि वीडियो सर्च प्रोवाइड कर रही थी, जिसपे लोग जाके वीडियोस देख सकते थे। अपॉर्चुनिटीज refers to the positive external trend or changes that will help a firm to improve performance. Environment just studies numerous opportunities to business success. ठीक है भाई, ये चीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है जो कि अगर फर्म रिकॉग्नाइज कर ले तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब उसी का एग्जैक्ट उल्टा क्या है? इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फर्म्स को जो ढंग से अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, उनको हेल्प करती है जो थ्रेट्स आ रहे हैं या अर्ली वार्निंग साइंस है उन पे काम करने के लिए। एग्जांपल, टाटा ने अब अपना एक रिसेंटली इसी साल 2024-23 के एंड तक एक पहली अपनी ईवी लॉन्च करी है, पंच ईवी। ठीक है, ये इनके एक्सक्लूसिव, और टाटा ने ना, तुम अब देखना, ये देखो ये लोगो, ये टाटा का एक्सक्लूसिव लोगो आया है जो कि इनकी ईवी रेंज के लिए है। ठीक है, जहां पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक थ्रेट देख लिया है कि भाई जैसे पेट्रोल कम हो रहा है, ठीक है, और बाहर से कंपनीज आ रही है, टेस्ला कितनी कोशिश कर रही है इंडिया में आने की, तो अगर वो ईवी व्हीकल्स लेके आ गए और लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की आदत पड़ गई, स्कूटियों की तो पड़ी गई है, ठीक है, तो भैया हमारा धंधा डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने थ्रेट देखा और उस थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी ईवी की रेंज निकाल दी। Threat refers to the external environment trend that changes may hinder firms performance. ये कुछ ऐसी चीजें जो फर्म्स की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। Beside opportunities, environment happens to be source of many threats. ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि अपॉर्चुनिटीज देता है एनवायरमेंट, ऐसे ही एनवायरमेंट थ्रेट भी देता है। वो थ्रेट से हमें बचना है एनवायरमेंट को टोटली स्टडी करते करते। इट हेल्प्स टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करता है? बिजनेस एनवायरमेंट हमें यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में मदद करता है। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर तुम इसको दिमाग में रखते हुए पढ़ना इस बात को जो मैं पढ़ाने वाला हूं। बजट में 2024 का जो बजट आया है उसमें स्टार्टअप्स के लिए एक टैक्स हॉलिडे दिया है। ठीक है, अगर तुम ये पूरा का पूरा पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ है, मे बी शायद मैं अभी तुम्हें दिखा भी पाऊं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कंपनीज के लिए टैक्स हॉलिडे है अगर वो नेक्स्ट 10 सालों में, अगर मानो तुम आज अपना स्टार्टअप सरकार के पास रजिस्टर कराते हो, तो नेक्स्ट 10 सालों में अगर 3 साल कोई भी हो सकते हैं जिसमें तुम प्रॉफिट कमाओ, उन 3 सालों पे तुम्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर तुम अपने आप को रजिस्टर करवा लो सरकार के पास एज अ स्टार्टअप। ठीक है, तो ये क्या है? एक हमारे एनवायरनमेंट में सरकार रिसोर्स दे रही है और एज अ बिजनेस हम उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। अब समझना क्या है? टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्सेज लाइक इनपुट
ठीक है, यहां पे इनपुट्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर बिजनेस को अपने आप को चलाना है तो वो अलग अलग रिसोर्सेज लेती है जिनको हम इनपुट कहते हैं एनवायरमेंट से। कैसे? फाइनेंस लेती है, मशीन्स लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, पावर लेती है, वाटर लेती है, लेबर लेती है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट से, ठीक है। वो ये फाइनेंस, पैसा, लेबर, वाटर, रॉ मटेरियल सब कुछ अपने एनवायरमेंट से ही तो लेते हैं, दूसरे लोगों से ही लेती है। उसके पास क्या है? सब कुछ बाहर से ही आ रहा है, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंसर से लेती है, अपने क्या कहते हैं जो पूरी लीगल, जो हमें एक इम्यूनिटी मिलती है, जो हमें लीगल पूरा एक ग्राउंड्स मिलता है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का। हमने लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म्स और कंपनीज पढ़ी थी ना, वो हमें सरकार देती है। सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल देते हैं, मशीन्स देते हैं, ठीक है। तो ये हमें इनपुट एनवायरनमेंट से मिल रहा है। They decide to provide these resources with their own expectation to get something out of the enterprise. अब देखो ये सब क्यों दे रहे हैं हमें सरकार, सप्लायर्स हमें क्यों दे रहे हैं ये सब चीजें? ताकि हम उनको कुछ रिटर्न में दे सके, ठीक है। द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरमेंट विद इट्स आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर पे, ठीक है। अब यहां पे यही बताया, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आउटपुट्स, ठीक है। अब क्या है, जो बिजनेस है वो आउटपुट देता है एनवायरमेंट को। कैसे? या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है अपने कंज्यूमर के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी देता है सरकार को, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देता है अपने इन्वेस्टर को, जिसने पैसा लगाया उसे भाई इंटरेस्ट या शेयर ऑफ वैल्यू में इंक्रीमेंट देता है, ठीक है। तो भाई एक बिजनेस इनपुट भी लेता है, ठीक है, एनवायरमेंट से, और आउटपुट भी देता है एनवायरमेंट को। बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट सच एज सोर्सेज ऑफ इनपुट एंड रिसोर्सेज एंड आउटलेट फॉर आउटपुट, इट ओनली मेक्स सेंस दैट एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसी दैट अलाउज टू गेट रिसोर्सेज दैट इट नीड्स, ठीक है। अब क्योंकि एनवायरमेंट भाई इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है एनवायरमेंट को, बिजनेस, सॉरी, ठीक है। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई वो अपने जो रिसोर्सेज ले रहा है, ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे वो बेस्ट रिसोर्सेज निकाल पाए, और ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे वो बेस्ट आउटपुट डिलीवर कर पाए, ठीक है। दिस कैन बी डन by understanding what the environment has to offer, ठीक है। अगर वो ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज को बनाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दिया, भैया आपको बिजनेस बनाना है तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, पर हमारे पास सरकार ने एक रिसोर्स दिया कि आप टैक्स हॉलिडे ले लो, बस अपने आप को स्टार्टअप स्कीम के अंडर रजिस्टर करवा लो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज हम लेते हैं और बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज डालते हैं, आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि हम सबसे एफिशिएंट रिसोर्स ले पाए और सबसे बेस्ट आउटपुट निकाल के दे पाए, ठीक है। अब आ जाता है हमारा इट हेल्प्स कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा ना, डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गोइंग इंक्रीजिंगली डायनामिक, वही वाली बात बोल दी, ठीक है। वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस, ठीक है। एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो रहा है और फास्ट पेस पे हो रहा है। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इंपॉर्टेंट एज पेस ऑफ चेंज। यहां पे क्या कहा गया, चेंज इतनी चिंता की विषय नहीं है, चेंज होता है, चेंज इतनी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय आज ये बन चुका है पेस ऑफ चेंज, क्योंकि चीजें बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है यार। अब देखो कंप्यूटर आए, ठीक है, 20 साल में कंप्यूटर आए, 10 साल में स्मार्टफोन आ गए, 3-4 साल में एआई इतनी तगड़ी तरीके से टेक ओवर कर रहा है। तो चेंज का जो पेस है ना वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और यहां पे क्या है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट, डेवलप सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। और मैनेजर्स को इतने तेज चेंजेस से कोप अप करने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है और सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने ना ये एक्सप्लेन किया है कि एक मैनेजर को क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, क्यों करना है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स टैप करने में, कॉपिंग विद क्या कहते हैं विद द रैपिड चेंजेस, जो तेजी से चेंज हो रहे हैं उनको कॉप अप करने में, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में और थ्रेट आइडेंटिफाई करने में। और क्यों करना चाहिए, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। एक बड़ा सिंपल सी बात सोचो, ठीक है, आप अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हो। मैं जब भी अब कॉलेज के बच्चों से मिलता हूं, मैं बहुत सारे मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंडिया में टॉप कॉलेजेस में जाके एज अ स्पीकर सेशन ले चुका हूं। और मेरे पास जब भी बच्चे आके मिलते हैं ना, मैं आज की डेट में कॉलेज के बच्चों को देख रहा हूं, कॉमर्स का भी बच्चा है ना, वो टेक्नोलॉजी सीख रहा है, कोई पावर बीआई सीख रहा है, कोई एआई सीख रहा है, ठीक है, कोई एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीख रहा है, कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा है। क्यों सीख रहा है, क्योंकि भैया अगर आप करियर प्लानिंग करते हो,
मैं कह रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, पर अगर आप करियर प्लानिंग भी करते हो, आज भी तुम कुछ करियर प्लानिंग कर रहे हो, तो वो फ्यूचर में दिमाग में फ्यूचर को ही तो लेके करोगे कि फ्यूचर में कैसे कैसे चीजें चेंज होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट आएंगी। उसी तरीके से आप अपने करियर प्लानिंग करते हो तो बिजनेस भी तो यही करेगा। सिंस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, हमने देख लिया भाई एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, थ्रेट भी देता है, ठीक है। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग और ट्रेनिंग गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि ये एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हम एज अ मैनेजमेंट देखो, अब पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी अपने कैंस और बॉटल सब क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना रही है। क्यों बना रही है भैया? क्योंकि उनको दिख रहा है प्रेशर आ रहा है, एनवायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है, और वो इतने भले लोग भी नहीं है, उन्हें पता अगर उन्होंने ये नहीं किया ना तो सरकार से बहुत तगड़ा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो ये चीज कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। पॉलिसी और प्लानिंग अपनी फॉर्मेशन में बहुत एनवायरमेंट हेल्प करता है, ठीक है। अब सुनो, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करने से आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। मैनी स्टडीज रिवील दैट द नेचर of an enterprise is closely bound with what's happening to the environment, ठीक है, and the enterprise that continuously monitor their environment and adopt to suitable business practices are the one which not only improve performance but also continue to succeed in the longer run, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात करी गई है, ये एक्चुअल स्टडीज है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जो एंटरप्राइज ढंग से स्टडी करती है और उस हिसाब से चेंजेस करती है, वो अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करती है और लॉन्ग रन में सक्सेसफुल भी होती है। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देख लो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, नेटफ्लिक्स जो स्टार्ट में काम करता था ना, वो सीडीज को ना डिलीवर करता था घर पे। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, वो सीडीज घर पे डिलीवर करता था और महीने का एक फिक्स सब्सक्रिप्शन लेता जैसे अब लेता है, ठीक है। पर नेटफ्लिक्स ने एक चीज भापी कि यार ये इंटरनेट नाम की जो चीज है ना, ये बहुत तेजी से लोगों के घर में पहुंच रही है और बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, सीडीज का मॉडल मारा साइड में, और भैया इंटरनेट पे अपनी सारी मूवीज की लाइब्रेरी डाली, और भाई तब से लेके अब तक नेटफ्लिक्स आज $250 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। 1 बिलियन में बता चुका हूं, 8,000 करोड़ रुपए होते हैं, तो लगा लो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है नेटफ्लिक्स। चाहता हूं तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात यहां पे करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब देखो, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया ना, तो एक डायग्राम अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो जरूर बना के आना, क्योंकि आपका जो है बोर्ड में सारा प्रेजेंटेशन का गेम होता है। आप आंसर ठीक लिख के आ रहे हो, सही है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन का गेम होता है। टाइम हो तो बना के आना, कहीं क्वेश्चन ही छोड़ाओ, ठीक है। अब सुनो, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से एनवायरनमेंट है समझते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। हम लेते हैं एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स का। देखो, ये भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर मानो देश में इनकम टैक्स एग्जांपल के तौर पे 10 लाख से नीचे की इनकम पे 5 से 10 की रेंज में आपका 10% है। अब सरकार कल को आए और कहे कि भैया हम तो कर रहे हैं इनकम टैक्स तुम्हारा 20%, ठीक। तो अब क्या है, आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी। अब आपके पास कम पैसा है तो आप अपनी नेसेसिटीज पे देखो खर्चा करोगे, रोटी कपड़े मकान पे, पर उसके बाद अब जोमैटो से शायद कम फूड ऑर्डर करवाओ। आप शायद वो जो जूता खरीदना चाहते थे, लग्जरी स्पोर्ट्स शूज, आप शायद वो ना खरीदो। शायद आप अपने फोन का बिल में थोड़ा खर्चा बचाओ। तो क्या है, हर बिजनेस को ना समझना पड़ता है कि सरकार के क्या क्या डिसीजंस है। अगर सरकार का डिसीजन ये है कि इनकम टैक्स लोगों पे बढ़ेगा, तो बिजनेस को अपनी कॉस्टिंग अपनी कम करनी पड़ेगी और चार्ज कंज्यूमर से कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जेब में पैसा कम बचा है, ठीक है। अब सुनो, इस चीज को ही दिमाग में रखते हुए हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ना कई सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, सब कुछ लेके आना है। इंटरेस्ट रेट्स, क्या इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से, गवर्नमेंट क्या चार्ज कर रही है इंटरेस्ट रेट बैंक से, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम मैंने अभी एग्जांपल दिया, लोगों के पास खर्चने के लिए कितना पैसा बचा है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस यानी कि एनएससी बीएससी में आपका सेंसेक्स निफ्टी का क्या दाम चल रहा है। द वैल्यू ऑफ रूपी आर सब ये सब नहीं है, बट सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। बेसिकली जो तुम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो अपनी 11th-12th में, उसमें जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इंडेक्सेस और डिसीजंस होते हैं, ये सब कुछ बिजनेस को बहुत भयंकर तरीके से इंपैक्ट करते हैं और
हर मैनेजमेंट को इनको दिमाग में रख के अपने डिसीजंस बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका यहां पे बहुत प्यारा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है और इसको एग्जाम में लिख के जरूर आना, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट क्या चले, बहुत ज्यादा डिमांड अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लो लॉन्गर इंटरेस्ट रेट आर बेनिफिशियल, मतलब अगर मानो आपकी एक हाउसिंग कंपनी है कि आप मकान बना के, सोसाइटीज बना के बेचते हो, या आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी है यानी आप कार बना के बेचते हो, अगर सरकार और बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करे कंज्यूमर से तो आपकी बिक्री बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज कम देना पड़ रहा है कंज्यूमर को तो वो गाड़ी भी जाके खरीदेगा, वो जाके फोन भी खरीदेगा, वो जाके घर भी खरीदेगा। पर अगर वहीं पे इंटरेस्ट रेट शूट अप हुआ है तो बंदा खर्चा करने से पहले, कर्जा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है। अब आ जाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, यानी सोसाइटी का क्या रुख है उस बिजनेस की तरफ। मैं कह रहा हूं भूल जाओ सोशल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिखाता हूं, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। ये आ जाते हैं हम, हमारे देश के छपरियों ने इस ब्रांड की सेल 15,000 करोड़ से गिरा दी। देखो यहां मैं बात कर रहा हूं केटीएम बाइक्स की, जो यूरोप के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं। इंडिया में आने के बाद ये सक्सेसफुल हुए क्योंकि ये जबरदस्त सुपर बाइक्स अफोर्डेबल प्राइसेस में बेच रहे थे। 2020 में इनकी सेल 65,000 करोड़ की पहुंच गई, पर उसके बाद सब बदल गया। देखो क्योंकि ये बाइक अफोर्डेबल थी, ये हाथ लग गई देश के छपरियों के, जो उल्टे सीधे बालों का कलर और कपड़े पहन के इस बाइक को गलत तरीके से चलाते थे और ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते थे। इसलिए इसकी ब्रांड इमेज छपरियों से जुड़ गई। इनफैक्ट बाई टर्बो मीडिया ने एक पोल कराया जिसमें 30,000 में से 15,000 लोगों ने बोला हम केटीएम से एसोसिएट भी नहीं करना चाहते। और ये छपरी, अब देखो ये है ना प्यारा बड़ा एग्जाम्पल। हुआ क्या यहां पे, क्योंकि सोसाइटी का रुख बदल गया, सोसाइटी आगे इमेज ही बदल गई केटीएम की, भाई सारे छपरी चलाने लग गए। तो क्या 65,000 करोड़ की सेल थी, 2 साल बाद उनकी सेल 50,000 करोड़ पे गिर गई। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लोगों ने कहा, पेरेंट्स ने बच्चों को दिलाना बंद कर दिया कि भैया तू छपरी बना करेगा इसको लेके, और लोगों ने वैसे ही जनरल खरीदना बंद कर दिया। बुलेट की सेल हमेशा बढ़ती है। बुलेट को क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि ऑल्दो केटीएम और बुलेट का प्राइस ऑलमोस्ट सही सेगमेंट में है, पर बुलेट के साथ हमारा प्राइड जुड़ा हुआ है। उसको हम मानते हैं बहुत तगड़ी वाली चीज की भाई चौड़ है मेरी अगर मैं बुलेट लेके घूम रहा हूं। तुम लोगों में से कितनों का सपना होगा, अपने पापा से कहते होगे, खुद कहते होगे कि मैं कमा के अपनी सबसे पहली बाइक बुलेट खरीदना चाहता हूं। तो ये क्या है? ये सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है। बट ये सोशल एनवायरनमेंट एक पार्ट था, अभी यहां पे कई सारे पार्ट्स हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। सोशल फोर्सेस आती है जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एक सोसाइटी में क्या कस्टम ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, वैल्यूज क्या है उस सोसाइटी की, क्या वैल्यूज फॉलो करी जाती है, ठीक है। उसके बाद सोशल ट्रेंड्स। अब ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया था केटीएम वाला, ये सोशल ट्रेंड्स का एग्जांपल है, ठीक है। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस एट एक्स्ट्रा, सोसाइटी की क्या बिजनेस से एक्सपेक्टेशन है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे ये 4 चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो कि सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट फॉर्म करती हैं। अब देखो एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक। सबसे पहले है ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसमें क्या आता है, अब आपका सिंपल सा इन्होंने बहुत एग्जांपल दिया। डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स और इवन सेंचुरीज, जो एक सोसाइटी में प्रैक्टिसेस सालों या कई सेंचुरी से फॉलो है। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपुरब, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एकदम से सेल बढ़ जाती है सारे बिजनेस की, खाना पीना, सेलिब्रेशंस, गिफ्टिंग, ये सब बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कस्टम एंड ट्रेडिशन का पार्ट है हमारी सोसाइटी के, और लोग बहुत ज्यादा निकलते हैं इस टाइम के दौरान, ठीक है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन का तो ये पार्ट आ जाता है। फिर आता है हमारा, क्या हमने दूसरा पढ़ा था, वैल्यूज। वैल्यूज रेफर टू कॉन्सेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम, ठीक है। अब यहां पे आपका एक सोसाइटी क्या अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मॉरल्स कौन से हैं जिनको वो बिल्कुल हाई एस्टीम में होल्ड करते हैं, यानी जिसके ऊपर वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते या उसको पूरा फुली अटेन करना चाहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। यहां पे एग्जांपल हमारा क्या है, इंडिया वुमेन स्ट्रगल विद पे गैप अक्रॉस। हमारा एक हमारा क्या है,
सोसाइटी की वैल्यू क्या है, इंडियन सोसाइटी की या इन जनरल पूरे वर्ल्ड की, कि भाई वुमेन और मेन में गैप नहीं होना चाहिए, पर इंडिया में बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में यह हाल है कि मेन को एवरेज सैलरी 20,000 रुपए, 20,500 रुपए मिलती है एंड वुमेन को शायद क्रॉस 16,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। और इनफैक्ट ये बहुत वाइडली रिपोर्टेड चीज है कि सेम काम के, सेम मेहनत के और सेम आउटपुट के मेन को कई जगह एक्स अमाउंट मिलता है ना, तो वुमेन को उस एक्स अमाउंट का 30-40% कम मिलता है, बिल्कुल सेम काम के। क्यों? क्योंकि वो वुमेन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक सोसाइटी की जो वैल्यूज है उसको ये बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा है, और इस चक्कर में उस बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई सोसाइटी एक्शन ले सकती है, उसका बॉयकॉट कर सकती है। और ऐसा बहुत केसेस में वर्ल्ड वाइड देखने को मिला है जहां पे कंपनी के साथ ये हुआ है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का भी एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। वैल्यूज रेफर टू कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एस्टीम इन इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, equality of opportunity and national integration are example of values cherished by all of us, ठीक है। ये values हम जो हैं, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीजें हम जो हैं बहुत होल्ड करते हैं इंडिया में मॉरली, और इनको एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसके लिए उन्हें बैकलैश मिल सकता है। और लास्ट क्या है, सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। सोशल ट्रेंड एग्जांपल हमने केटीएम का देख ही लिया था। अब देखो हमने यहाँ पे तीन तो पढ़ लिए, कस्टमर ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, पर एक और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस, कि सोसाइटी की एक भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से। कैसी एक्सपेक्टेशन, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो यहाँ पे टैंग है, हम सब ने पिया है कभी ना कभी लाइफ में, कितना कुछ लिखते हैं यहाँ पे कि विटामिन सी, बी, ए और ये सब कुछ है, पर क्या ये हमारे साथ सच खेल रहे हैं सारी चीजें करके? यहाँ पे अगर हम टैंग का, मैंने रिसेंटली देखा, तुम देख के हिल जाओगे, टैंग का अगर हम लेवल पढ़े तो 100 ग्राम टैंग में 93 ग्राम शुगर है, यानी 93% तो ये शुगर मिला के दे रहे हैं, और उसके अलावा जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है वो 1% से भी कम है। तो ये क्या है? ये सोसाइटी एक्सपेक्टेशन को ही तो खराब कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जब अवेयरनेस फैल रही है लोगों में, तो लोग इन प्रोडक्ट्स का, बॉर्नवीटा के खिलाफ पिछले साल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जाके एक बार सर्च करना, ठीक है। तो अगर बिजनेस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को नहीं फुलफिल करेगा, ऐसी धांधली करेगा, इलीगल कुछ नहीं है, सारे लॉ के थ्रू ही खेल रहे हैं, पर ऐसी धांधली करेगा तो सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी होगी, और हो रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि शुगर कितनी हार्मफुल होती है और कितनी एडिक्टिव होती है, ठीक है। चलो अब आ जाता है हमारा क्या, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको समझाने से पहले ना तुम्हें सिंपल सी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी दिखाता हूं, और फिर उसके बाद तुरंत तुम ये समझ जाओगे। 400 करोड़ में नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स उसको बेचने गए थे, उनका मजाक उड़ा के भगा दिया गया। आज नेटफ्लिक्स 16 लाख करोड़ की कंपनी है। बात है 1990s अमेरिका की। ब्लॉकबस्टर नाम की एक बहुत बड़ी मूवी रेंटल चेन होती थी, जिसके डिपार्टमेंट पे आप जाके मूवी की सीडीज को रेंट पे ले सकते थे। अब 1997 में नेटफ्लिक्स आया, उन्होंने कहा हमें हर मूवी का रेंट मत दो, मंथली एक सब्सक्रिप्शन फीस दो और हमसे कितनी भी मूवी की सीडीज ले लो। 2005 में इंटरनेट चलने लगा अमेरिका में, और नेटफ्लिक्स अपनी सारी मूवीज की लाइब्रेरी को ऑनलाइन ले गए, पर ब्लॉकबस्टर ने वो चेंज नहीं किया, वो अपने वही स्टोर वाले मॉडल पे अड़े रहे। अब इसकी वजह से ब्लॉकबस्टर का दिवाला पिट गया, और 24,000 करोड़ की कंपनी को 2010 में बैंकरप्सी के लिए फाइल। अब देखो यहां पे कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये तो खैर ब्लॉकबस्टर हम लोगों ने इंडिया में नहीं देखा, ये अमेरिका की थी, पर ब्लॉकबस्टर के साथ यही हुआ था। 24,000 करोड़ का भाई उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो बदल रही थी उसके साथ कंप्लाई नहीं किया। भाई नेटफ्लिक्स भी रेंटल देता था सीडीज, और ये भी रेंट पे देते थे सीडीज, पर नेटफ्लिक्स क्यों बदल गया? नेटफ्लिक्स आज क्यों 200 बिलियन 16 लाख करोड़ की कंपनी बन गया? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट को देखा, उस टेक्नोलॉजी को अडैप्ट किया, और अपना सारा सीडीज का बिजनेस साइड करके उसको पीछे छोड़ के सब कुछ अपनी ऐप और वेबसाइट पे लेके चले गए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू, यहां दो है, एक तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ठीक है, किसी प्रकार की भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ठीक है, और आगे क्या है, innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या है कि इनोवेशन, या तो बिजनेस को ऑपरेट करने की, या नए तरीके बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, ये सब कुछ आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक। अब देखो इन्होंने यहाँ पे, तुम नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिख के आ सकते हो एग्जाम में, नहीं तो इन्होंने बहुत इजी एग्जांपल दिया है कंप्यूटर्स का यहाँ पर, ठीक है, तो तुम पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है हमारा
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सबसे पहले मैं तुम्हें केस स्टडी दिखा दूं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, क्या तुम लोगों को पता है एक प्राइम मिनिस्टर की जो पूरा टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अब तुम्हें यह चीज सुन के हैरानी हो जाएगी, पाकिस्तान में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करा ही नहीं है। यानी पाकिस्तान जो हमारे साथ ही 1947 में आजाद हुआ था, आज तक कोई पीएम 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा कर पाया। ठीक क्यों? क्योंकि भाई कभी किसी पीएम का मर्डर हो जाता है, किसी का असैसिनेशन, किसी को उसी की पार्टी हटा देती है। मेन वहां पे मिलिट्री का राज चलता है। पाकिस्तान में पीएम और ये पार्टी सिस्टम तो सिर्फ दिखाने की डेमोक्रेसी है, बट कभी कभार मिलिट्री मरवा देती है, मिलिट्री अपना राज कर देती है उसको हटा के, कभी जेल करवा देते हैं। बट आज तक प्राइम मिनिस्टर 23 रह चुके पाकिस्तान में आजादी के बाद से, और इंडिया में लगभग 13-14 रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद, बट समझ रहे हो, डबल प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके पाकिस्तान में। अब इससे होता क्या है, इंस्टेबिलिटी बनती है कंट्री में। एक कंट्री जिसमें कि एक आया है प्राइम मिनिस्टर जो कि पहले आके कहता है कि भैया हम तो चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस प्रॉस्पर करे, आप आओ हमारी कंट्री में पैसा लगाओ। अब कोई फॉरेन से कंपनी आती है, वो पैसा लगा देती है, पर फिर एकदम से 6 महीने बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो बिल्कुल नई पॉलिसी लाता है। वो कहता है नहीं, हमें नहीं चाहिए बाहर का पैसा, हमें तो अपने बिजनेसेस, हमारे तो अपने धंधों को प्रमोट करना है। वो एकदम उस कंपनी को भगा देता है। अब भाई ये क्या है, एक कंट्री जिसमें पीएम का पता नहीं, जो कि नई नई पॉलिसी ला रहा है, जिस कंट्री में मैं स्टोर खोल लूं और मुझे नहीं पता अगले दिन कब मेरे स्टोर में बम फट जाए, कब दंगे हो जाए, कब कोई आके आग लगा जाए, उस कंट्री में क्या मैं बिजनेस करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस टर्म को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस कहते हैं। ये शांति होना, पीस होना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में कोई क्यों कंपनी पैसा नहीं लगाई? ऑब्वियस ही बात है, तालिबान का क्या भरोसा कब उसके बेचारे के दुकानदार का जाके सर मुंडवा दे। ठीक है, तो भाई ये बहुत दर्दनाक चीज है, और एक सोसाइटी लेवल पे नहीं, बिजनेस के लिए भी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी है देश में, एंड पीस इन द कंट्री। ठीक है, एक देश में जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस क्या है? स्पेसिफिक एटीट्यूड एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टिव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के क्या एटीट्यूड है किसी बिजनेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब देखो यहां पे एक और जो ये वाला पॉइंट है, जो अभी मैंने एग्जांपल नहीं दिया इसका, कि स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ दैट इलेक्टिव गवर्नमेंट रिप्रेजेंट में होल्ड अगेंस्ट बिजनेस। ठीक, अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल यार अडानी ग्रुप का ही है। ये चीज चाहे कितनी भी डिबेट कर ले, बट हमें ये तो पता है कि मोदी गवर्नमेंट का अडानी से कुछ ना कुछ क्लोज कनेक्शन है, और इसके प्रूफ भी बहुत सारे हैं। ऑल्दो मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहां नहीं होल्ड करना चाहता, बट क्लियर सी बात है यार, जितना बड़ा उनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और जितनी बुरी तरह अडानी गिरा था और एकदम से जो उठा है, ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लीनियंसी है कि नहीं यार चलो हम तुम्हें टेंशन मत लो, हम तुम्हें बैक कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये जो इल्जाम लगे उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस builds up confidence among the business people to invest in the long term projects and in the long term projects for growth of the economy। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो भाई टेस्ला इंडिया में क्यों बात करी है, एप्पल ने क्यों इंडिया में लाखों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ इन्वेस्ट करके वो क्यों हमारे यहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्री खोल रहे हैं? क्योंकि भाई पता है यहाँ पे सरकार का वो वाला सीन नहीं है कि 1 महीने बाद कोई और सरकार, फिर 6 महीने बाद कोई और सरकार। पाकिस्तान में तो 10 दिन में भी प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। अब इसका मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिखाता हूं जो कुछ दिनों पहले ही हुआ है, इस वीडियो बनाने से 3 दिन पहले हुआ है। इनफैक्ट तुम्हें पता शायद ना हो, पेटीएम के आरबीआई ने आके पेमेंट्स बैन, पेटीएम पूरी आपको नहीं, पेमेंट्स बैन को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई पिछले 4-5 साल से उनसे कह रहा था भाई कंप्लायंस कर लो, रेगुलेशंस मान जाओ, भाई ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इनको जाके हटा दो। 5 करोड़ तक का फाइन भी लगाया था आरबीआई ने, पर वो पेटीएम नहीं माने। एंड में आके उन्होंने पेमेंट्स बैंक बंद कर दिया इनका। उसकी वजह से 42% से शेयर गिरा है 3 दिन में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के 20,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और पूरी पब्लिक का इतना बड़ा पैसा डूबा है। ठीक है, अब ये क्या था? आरबीआई क्या है? एक गवर्नमेंट एजेंसी तो है, अथॉरिटी तो है, जो कि लीगल होल्ड करती है, लीगल प्रोसीडिंग्स लेना अलग अलग कंपनीज के खिलाफ। तो ये क्या होता है, ये सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट
अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, वेरियस लेजिस्लेशंस, अलग अलग लेजिस्लेशंस जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। ये सारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा ऑर्डर इशू करे जाते हैं। इसमें कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसमें कोर्ट ऑर्डर भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं ऑर्डर्स जो कि अलग अलग वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी एट एवरी लेवल, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो भी आपकी कमीशंस और एजेंसीज होती है, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो स्टेट पे हो, चाहे वो लोकल पे हो। अब आरबीआई, ईडी तुमने सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सबके ऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे लीगल एनवायरनमेंट में और आपकी कंपनी को एक ये सारे लीगल ऑर्डर्स और ये सब कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। अब सुनो, एक चीज मैं बता देता हूं, ये मैं यहां पे पढ़ा नहीं रहा, बट आपका ये सब कुछ ना यहां पे बताए हुए हैं कि एक बिजनेस को कौन कौन से लॉज को ढंग से पता होना चाहिए। तो इसको ना नोट्स बना के याद कर लेना, तुम्हें ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जाम में आए तो लिख के आओगे तो चेकर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डीमोनेटाइजेशन। यार ये ना तुम बहुत अच्छे से क्लोजली फेमिलियर भी हो कि क्या सीन है यहाँ पे। देखो, नवंबर 8 2016 को मोदी जी आए और उन्होंने क्या कहा, 500 और 1000 के नोट इनवैलिड है, इनको तुम्हारे पास जो भी नोट है अपने घर पे उनको जाके बैंकों में डिपॉजिट कराओ और वो नोट सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से यूटिलिटी बिल, हॉस्पिटल बिल्स, इन सब में यूज हो सकते हैं, नहीं तो वो यूज नहीं हो सकते। और इससे क्या हुआ, रातों रात 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन जो कि कैश मनी थी वो सारी की सारी इनवैलिड हो गई, ठीक है। पर मैं अब तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज बताता हूं जो शायद तुम्हें ढंग से ना पता हो। देखो, इसको बार बार क्या कहा गया था कि ये किया गया है करप्शन और ब्लैक मनी को रोकने के लिए। पर ब्लैक मनी होती क्या है, मैं तुम्हें आज वो समझाता हूं। हम ऊपर ऊपर से ही बातें करते हैं। ब्लैक मनी होती है जब कोई पैसा आपके पास पड़ा हो जिसके एवज में, जिसके इनकम पे आपने इनकम टैक्स ना भरा हो सरकार को। अब ये जो ब्लैक मनी होती है हमेशा कैश में होती है। ऐसा क्यों, एक बात समझो, अगर कैश मेरे घर पे पड़ा है और वो मेरे घर से तुम्हारे घर पे ट्रांसफर होता है, सरकार को तो नहीं पता चल रहा कि ये कैश यहां से यहां मूव करा है, ठीक है। अगर सड़क पे एक नोट पड़ा है तो उसकी कोई ओनरशिप तो नहीं लिखी हुई। अगर 1 करोड़ सड़क पे पड़े हैं तो किसी को नहीं पता कि भाई उसका ओनर कौन है। पर अगर यही पैसा बैंक अकाउंट में होता है तो बैंक अकाउंट को सरकार प्रॉपरली मॉनिटर कर सकती है। अगर किसी के अकाउंट में पैसा है 1 करोड़ रुपए तो सरकार को पता है इसका एग्जैक्ट ओनर कौन है। अगर मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया है 1 करोड़ रुपए, तुम मुझे कल को देने की सोचते हो कि भैया आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपको 1 करोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो भाई वो 1 करोड़ रुपए प्रॉपर सरकार को दिखेगा कि इस बच्चे के अकाउंट से इस टीचर के अकाउंट में आए, कुछ बात है जो इसने 1 करोड़ रुपए दिए इस टीचर को, ठीक है। तो क्या होता है, जब इकोनॉमी कैश में वर्क करती है ना, वहां पे होती है सारी इलीगल एक्टिविटीज, करप्शन और ब्लैक मनी। क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और मैंने जाके पैसे दे दिए कैश में प्रॉपर्टी ओनर को, मैंने थोड़ा सा तो पैसा 20 लाख रुपए तो दिए बैंक ट्रांसफर के थ्रू और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, बट 80 लाख रुपए मैंने कैश में दे दिया तो वो सरकार को टैक्स ही नहीं भरना पड़ा, उसको भी फायदा हो गया, मेरे को भी फायदा हो गया। तो ये सब रोकने के लिए जो सालों की करप्शन थी, सालों की इलीगल एक्टिविटीज थी, उसको रोकने के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन करी। कैसे? द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। अब करप्शन क्या होती है, जब आप किसी सरकारी अफसर को जाके पैसे देते हो टेबल के नीचे कि भैया ये 100 करोड़ रोडवेज का सारा प्रोजेक्ट है ना, ये ले 50 लाख रुपए मुझे पकड़ा दे। अब वो पैसा आप कैश में तो जाके दोगे, क्योंकि अगर आपने बैंक ट्रांसफर दिया तो सरकार का एकदम नोटिस जाएगा कि यार इस हमारे सरकारी एम्प्लॉय पे 50 लाख रुपए की पेमेंट कहां से आ रही है, ठीक है। तो आपने उसको 50 लाख रुपए की करप्शन करी, वो एकदम सरकार को नोटिस में आएगी अगर वो बैंक के थ्रू होगी। इसी वजह से हर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं आपके कैश में। द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन फॉर इलीगल एक्टिविटीज, अगेन इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि अगर किसी ने जुआ खेला है 1 करोड़ रुपए का किसी के साथ, तो भाई आपका वो कैश में तो पेमेंट करेगा, उसे बैंक ट्रांसफर थोड़ी ना करेगा, क्योंकि सरकार जहां पे आपके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन आनी जानी चालू हो जाती है ना, सरकार उसको नोटिस करती है कि ये पैसा कहां आ रहा है, कैसा कहां जा रहा है। वो तुमसे आगे कभी भी पूछ सकते हैं, भाई ये पैसा क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारे अकाउंट में इसकी पूरी इनकम सोर्स दिखाओ और इस पे टैक्स भरा है नहीं भरा ये दिखाओ। इस वजह से इलीगल एक्टिविटी और करप्शन सारी ब्लैक मनी में होती है, कैश मनी में होती है, कभी बैंक ट्रांसफर के थ्रू नहीं होती। तो इस इलीगल ट्रांजैक्शंस, करप्शन एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज, ये सब तीनों चीजों को रोकने के लिए करी गई थी। ब्लैक मनी यानी वो मनी जो कि टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताई गई और उस पर
टैक्स नहीं भरा गया। ठीक है, अब फीचर्स क्या थे डिमोनेटाइजेशन के? डिमोनेटाइजेशन वाज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले समझ लो मतलब क्या होता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन। ठीक है, टैक्स को कलेक्ट करना, सिंपल वर्ड्स में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब डिमोनेटाइजेशन क्या था? एक टैक्स कलेक्ट करने का तरीका था सरकार के लिए। कैसे? जिन लोगों के पास कैश था, भाई कैश अब सब लेके भागे बैंक, जिसके पास कैश होल्डिंग थी अराइज फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम was readily deposited and exchanged for new notes। मतलब जिन लोगों के पास घर में कैश था पर उसका इनकम टैक्स भरा हुआ था, वो क्या करते थे, सीधा गए बैंक में जाके अपना कैश दिखाया, उसका भरा हुआ इनकम टैक्स की पूरी प्रॉपर रिसीट्स दिखा दी, तो उसके बदले उन्हें नए नोट मिल जाते थे। बट जिन्होंने अपनी मनी जाके बैंक्स में दिखाई और फिर बैंक को नहीं दिखाया उन्होंने इनकम टैक्स का सबूत, तो भाई उनको उसके ऊपर टैक्स भी भरना पड़ा और बहुत हेफ्टी पेनल्टी भरनी पड़ी कि अगर तुम्हारे 10 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स है तो 2 लाख की पेनल्टी उन्होंने लगा दी। इतनी तक उन्होंने पेनल्टी लगाई थी और इलीगल काम के पकड़े हुए पैसे अलग वो पकड़ते थे। ठीक है, उसके लिए वो अलग केस बना देते थे, इसलिए जो इलीगल कमाया हुआ पैसा था वो तो लोग लेके भी नहीं गए बैंक्स में। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated। ये क्या था? एक तरीके से सरकार का एक इंडिकेटर था। यहां थोड़ी इमोशनल बात हो रही है कि सरकार का एक क्लियर इंडिकेशन था लोगों को कि भैया अब टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब देखो एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा जो अनएक्सपेक्टेड भी था इनके लिए, ये एक और टैक्स कलेक्शन का तरीका बन गया। कैसे? जो सेविंग्स थी लोगों के घर में, जो हमारी मम्मियां नहीं सेविंग करती 500,000 छोटे इकट्ठे करके गुल्लकों में डाल देती है, अब ऑब्वियस सी बात है उसमें टैक्स भी नहीं लगना, पर वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, यानी कि वो बैंक्स में नहीं घुसा है, वो पैसा घर पे पड़ा हुआ है। तो भाई क्या हुआ, ये सारा पैसा भी बैंकों के पास आ गया, फॉर्मल जो फाइनेंशियल सिस्टम है यानी जिसे हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं उसका हिस्सा बन गया। ठीक है, दो मच ऑफ द कैश दैट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विथड्रॉन। ऑल्दो जो सेविंग बैंक में डाली गई थी मोस्ट प्रोबेबली वो निकाल ली गई कैश में, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट्स schemes offered by the banks will continue to provide base loan at lower interest rate। but थोड़ा सा पैसा भाई रुक गया बैंकों में ही, लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। हमारे घर के जो सेव करते हैं पैसे छोटे छोटे, हमारी मम्मियां, हमारे भाई लोग, पापा, वो छोटा छोटा पैसा जो है वो कुछ लोगों ने तो वापस निकाल लिया पर कुछ ने नहीं निकाला, और उससे क्या हुआ भाई, वो आगे बैंकिंग सिस्टम में एज लोन्स उन्होंने बैंक्स ने आगे जाके प्रोवाइड कर दिया लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, अगला another feature of demonetization was less cash और कैश लाइट इकोनॉमी। ठीक है, इसका तुम सीधा सीधा एग्जांपल देते हो भाई, देखते हो क्लियर अपने सामने यूपीआई का। आज की रेट में भाई मैं कैश नहीं कैरी करता, सारा पैसा यूपीआई से मैं पे करता हूं, और ऐसा मैं नहीं, मेरे आसपास मैं इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20-30 हजार रुपए तक के ट्रांजेक्शन कैश में करने ही बंद कर दिए, सब यूपीआई से करते हैं क्योंकि आसान इतना है, कैश को कौन कैरी करेगा, टेंशन। ठीक है, और ये कब हुआ? ये चेंज तब हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुई, देश में यूपीआई आया और लोगों ने कैश में काम करना बंद कर दिया। तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 1 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे यूपीआई के थ्रू, पर 2022-23 के ईयर में 138 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 138 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए थे। यूपीआई इतना बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस बन चुका है इंडिया में। तो ये क्या है, हम लोग अब कैश पे कितना कम डिपेंड करते हैं, अब सिर्फ बड़ी पेमेंट्स के लिए कैश पे डिपेंड किया जाता है। दो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस, बट यहां पे क्या है, अगेन डिजिटल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स सेल फोन फॉर कस्टमर एंड पीओएस। ऑल्दो इसके अगेन है अभी भी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इन सब ट्रांजैक्शन के लिए आपके सेल फोन चाहिए और पीओएस मशीन चाहिए। पीओएस मशीन क्या होती है, तुमने देखा होगा दुकानदारों के पास एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कि आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, या उसमें क्यूआर कोड भी आता है यूपीआई पेमेंट के लिए। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब की वजह से लोग थोड़ा सा इसको अपोज करते हैं, बट फिर भी आज की डेट में बहुत बड़ी सक्सेस हो गई है जहां पे मोबाइल फोन, पीओएस मशीन और इंटरनेट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज की डेट में दुनिया में गांव-गांव तक पहुंच चुका है ये चीज। ठीक है, बाकी सब आप पढ़ लेना, बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पे क्या है, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ है मनी इंटरेस्ट रेट पे, प्राइवेट वेल्थ पे, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे, डिजिटलाइजेशन, रियल एस्टेट और टैक्स कलेक्शन। ठीक है, ये सब मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया है, तुम एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लोगे, तुम्हें सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो मैंने पढ़ा है बस उसी को एक तरीके से समराइज करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा डिमोनेटाइजेशन और एलपीजी का कॉन्सेप्ट। लेक्चर पसंद आया
भाई बहुत मेहनत से बनाते हैं। तुम बस इतनी सी मेहनत कर दो कि लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, इतनी सी मेहनत करोगे, इट विल मेक ऑल माई हार्ड वर्क वर्थ इट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।